नमस्कार प्यारे भैया बहनों। पिछली कक्षा में हमने सामाजिक विषय के अंतर्गत कक्षा 1 अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इसके अंतर्गत लोकतंत्र के अर्थ को पढ़ा था। आज हम लोकतंत्र की को एक सरल परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी हुई थी। सभी लोकतांत्रिक समस्याएं, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से अगर इसकी शुरुआत कर सकते हैं तो वो इसकी परिभाषा लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसके अंतर्गत सरकार का चयन वहाँ की जनता को करना होता है। तो ऐसी सरकार जिसका चयन वहाँ की जनता स्वयं करती है वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर करती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। मतलब जो सेना पर जिन लोगों का नियंत्रण था उन लोगों ने वहाँ की शासन सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और वो शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे यानी चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। तानाशाह शासक था चिले, ऐसे जो तानाशाह शासक होते हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती है। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया गया। जो सऊदी अरब कंट्रीज़ होती है वहाँ के जो शासक होते हैं तो वहाँ पे क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनते रहते हैं। वहाँ जो शासक का चुनाव है वहाँ जनता नहीं करती है। तो राज परिवार का होने के कारण वहाँ पे ये पद उनका निरंतर बना रहता है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का उपयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कोई हम लोकतांत्रिक सरकार माने ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आगे हम देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार चाहे वो लोकतांत्रिक हो या नहीं हो खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। हर देश की सरकार ये इच्छा होती है कि वो लोकतांत्रिक सरकार के रूप में विश्व में जानी जाए। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच में सावधानी पूर्वक फ़र्क करना होगा। और यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। मतलब लोकतांत्रिक
शासन का अच्छी तरह से जानने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से देखना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आती है लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। हम ये तो कहते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर जनता सरकार का चुनाव करती है, शासक का चुनाव करती है, लेकिन इसमें भी हमारे सामने कई सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार का लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर यानी कुछ सीमाओं के अंदर, कुछ शर्तों के अंदर बंधकर काम करना जरूरी है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना होता है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब बारी बारी से विचार करते हैं। ये जो कुछ हमने समस्याएं पढ़ी है कि लोकतंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती है, तो इन समस्याओं के समाधान के बारे में हम बारी से विचार करते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। तो देखिए पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ सेना प्रमुख थे, उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। मतलब परवेज़ मुशर्रफ ने जो सेना का कमांडर था, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को अपदस्थ करके वहाँ की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया, अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, जबकि वहाँ की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ की जनता द्वारा चुनाया गया था, इन परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ की सरकार को वहाँ का जो सैन्य जनरल था परवेज़ मुशर्रफ, उसने अपदस्थ कर दिया और सैन्य शासक के रूप में गद्दी अपना ली। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को परवेज़ मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया अपने आप को, और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठनों को और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2012 में उन्होंने अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, उसके अंदर संशोधन किया और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति
राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार भी मिले। लेकिन जो वहाँ की शासन की सत्ता थी वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ ने शासन करने वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर भी ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतरिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे, क्योंकि शासन की जो समस्त सत्ता थी वो सेना के चुने हुए अधिकारियों और जो सेना का प्रमुख था उसके हाथों में थी, जिनका चुनाव जनता ने नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में उस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार के ऊपर सैन्य अधिकारियों का और जनरल का दबाव था। वो उनके अंडर में काम करते थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ लोगों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये कि जनता उन लोगों का चुनाव तो करे, लेकिन चुनाव करने के साथ ही जो शासन की समस्त शक्तियाँ हैं वो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। तो ऐसी सरकार ही लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। सरकार का चुनाव भी जनता करे और शासन की समस्त शक्तियाँ भी चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में हो, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो। वो सही मायने में वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।